सर 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 बाबा साहब अमर रहे जब तक सूरज चांद रहेगा, संविधान निर्माता अमर रहे। देखिए कुर्सी देखिएगा, कुर्सी मजबूत है ना, मजबूत है, बैलेंस करना पड़ेगा। कुर्सी पकड़ लीजिए। पूरा लंबा करके, हाँ दूसरा बाउंड्री पार कर गया। देखिए स्लिप नहीं करे। ये आराम से आराम से फोटोग्राफी में आ जाओ। आर्टिकल 17 में इंटरसेप्टिबिलिटी का रखा गया। आज फोटो देखते हैं, सभी समाज एक साथ मिल के रहते हैं। उन्हें आज दिवस पे जिलेवासियों को शुभकामना देता हूँ और उनके आदर्शों पे चलने के लिए थैंक यू। आवाज तो समझ में आ रही सब लोगों के, आ रही ना? अनुमंडल पदाधिकारी, आदरणीय अनुमंडल पदाधिकारी सब, कार्यपालक पदाधिकारी उपस्थित हैं। मंच पर उपस्थित हमारे नगर परिषद के अध्यक्ष महोदय, नगर परिषद एक ही जेसीबी लगा रखी है वहाँ पे। और हमारे कार्यपालक पदाधिकारी सब, अनुमंडल पदाधिकारी करूँगा कि आप जय कुमार जी बुके देकर सम्मानित करें।
महान शिक्षाविद, न्यायकर्ता, अर्थशास्त्री, सामाजिक कार्यकर्ता, वंचितों शोषितों के मुक्तिदाता और भाग्य विधाता के जयंती के शुभ अवसर पर हमारे बीच हमारे आदरणीय उपायुक्त महोदय, हम लोगों के बीच आदरणीय उप विकास आयुक्त महोदय, जिला नगर परिषद अध्यक्ष, जिला नगर उप अध्यक्ष डॉक्टर मोहन जी अस्पताल के डीएस हैं, उन सभी को आज इस जयंती के अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बाबा साहब ने हम लोग को एक शस्त्र दिया और वो शस्त्र दिया है किताबें। अब जब भी जहाँ भी आप बाबा साहब की प्रतिमा आप देखेंगे, उनके हाथ में एक किताब है और वही किताब हम लोगों का मुक्ति का मार्ग है। आप कलम उठाइए, किताब पढ़िए, ज्ञान का विकास कीजिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोगों के बीच में हम भी जो खड़े हैं, उन्हीं के दिखाए गए मार्गदर्शक के अनुरूप किताबों को पढ़ा, एग्जाम दिया और आज यहाँ तक आपके बीच में है। तो किताब ही हमारा शस्त्र है। उनको अपने भी, अपने बाल बच्चे, अपने समाज के लोगों को प्रेरित कीजिए कि बाबा साहब हम लोगों के लिए हमेशा से प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, रहेंगे। और जहाँ तक रह गई स्वास्थ्य की बात, उपायुक्त महोदय साहेबगंज की जनता के लिए रात दिन लगे हुए हैं कि बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सेवा कैसे उपलब्ध कराएं। मैं उपायुक्त महोदय को आग्रह किया था कि सर अब अस्पताल में जगह कम हो गए हैं, बेड मेरे पास है, लगाने का जगह नहीं है। उनको मैंने आग्रह किया था कि सर एक आंख वाला जो अस्पताल बगल में है उनको दे दिया जाए। ये सहर्ष राजी हो गए कि आप उसमें जाकर अस्पताल चला सकते हैं। साथ साथ मैंने अध्यक्ष महोदय से भी हमने बातचीत किया, ये भी तैयार है कि आप उनको, मैं उस मकान को दे दूंगा ताकि साहबगंज की जनता को अच्छे से अच्छे स्वास्थ्य सेवा हम लोग उपलब्ध करा सकें। अब मेरे पास जगह कम हो गए हैं और साथ साथ आप लोग से आग्रह भी है, अस्पताल आगे धैर्य रखें, देखा जाएगा सभी को, सेवा दिया जाएगा सभी को, उम्र नहीं हो, धैर्य रखें। कोई दिक्कत होता है तो हमारे हॉस्पिटल मैनेजर है, डीएस है, वहां से भी नहीं होता है तो सिविल सर्जन है। सिविल सर्जन आपके काम नहीं करते हैं तो उपायुक्त महोदय है, वहां भी आप शिकायत कर सकते हैं। लेकिन आप अस्पताल में आए, सेवा लें और अधिकतर सेवाएं उपलब्ध हो गई हैं। कुछ सेवाएं हैं जो कमी है, सर का उन पर भी विचार है कि वो सेवा भी जल्दी से जल्दी साहेबगंज की जनता को उपलब्ध हो जाएगी। साथ साथ आप देखे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 11 अप्रैल को दुर्गम क्षेत्र के लिए बाइक एम्बुलेंस के जो ड्राइवर है, उसके मालिक, उनका भी नंबर हम लोग पेपर के माध्यम से, अनेक माध्यमों से आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे। उनकी सेवा लें। 1-2 महीने के अंदर में आपको मोटर ये एम्बुलेंस जो हमारे दियारा में लोग रहते हैं, उनके भी सर के प्रयास से डीएमटी फंड से उपलब्ध कराया गया है। तो सर मेरे लगता है कि दिन रात सोचते रहते हैं कि साहेबगंज की जनता को कैसे ये सेवा उपलब्ध कराए। उम्मीद मैं यही करता हूँ आप लोगों को धैर्य बना के रखें, आपको सेवा मिलेगी। और हमारे बाबा साहब भारत रत्न के जन्मदिन के अवसर पर आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद। सबसे पहले भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर
अम्बेडकर जी को नमन करते हुए आप सभी को जोहार। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित डीसी साहब, अध्यक्ष नगर परिषद, उपाध्यक्ष, वरीय सभी पदाधिकारी, सिविल सर्जन साहब और इस शहर से आए प्रभुत्वगण, प्यारे बच्चों, मीडिया के बंधुओं, आप सभी को पुनः इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा अभी सभी लोगों ने बताया, उस आदर्श के बारे में बात की, कुछ कम्युनल जो चीजें हुई हैं उसके बारे में बात की। कुछ लोगों का ये मानना है, मैं अपना बता रहा हूँ, प्लीज डोंट टेक कि मैं किसी पे कुछ थोप रहा हूँ, जनरली बता रहा हूँ। पीपल आर थिंकिंग कि डॉक्टर अम्बेडकर हैव डन, मतलब उन्होंने केवल डिप्रेस्ड क्लास, उस समय डिप्रेस्ड क्लास यूज अवॉइड होता था ब्रिटिश टाइम, उन्हीं के लिए, उन्हीं के उत्थान के लिए काम किया। परंतु जो व्यक्ति इस देश का जो संविधान है उसको बनाने के लिए प्रारूप समिति बनी थी, जिन्होंने सबसे पहले उसका प्रारूप तैयार किया। आज हम कोई भी चीज बनाते हैं, सबसे पहले हम क्या मांगते हैं? डीपीआर मांगते हैं कि साहब इसका डीपीआर लेके आए। तो वो एक तरह से संविधान का डीपीआर प्रारूप बनाया गया है। उस प्रारूप समिति के डॉक्टर अम्बेडकर अध्यक्ष। और अगर आप पूरा संविधान भी नहीं जानते हैं तो जो आपके हाथ में छोटा सा एक कागज दिया है, इसको अगर आप गौर से देखेंगे, पूरा का पूरा संविधान इस एक पेज में लिखा है। यहाँ पे सभी पढ़े लिखे लोग उपस्थित हैं। मैं पहले निवेदन करूंगा कि जरा आप इस कागज पे गौर करें। ये इस देश को कैसे, इस यहाँ के लोगों को क्या देता है, इसमें साफ साफ लिखा है। आपका पहला लाइन इसका कहता है कि हम इस देश को प्रभुत्व संपन्न मतलब सॉवरेन, वो कंट्री जो कोई भी निर्णय अगर ले अपनी जनता के लिए या इस देश के लिए, तो वो किसी अन्य देश या अन्य शक्ति से प्रभावित ना हो। आज हम देखते हैं कि हमारी जो संसद है वो सॉवरेन है। जो भी डिसीजन वहां से लिया जाता है, निर्णय लिया जाता है, वो प्रत्येक देश के नागरिक के लिए और किसी भी बाहरी शक्ति से प्रभावित होकर नहीं लिया। जैसे कि 1947 से पहले हमारे लिए रूल भी बनता था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लंदन से बनाया जाता। आज हम अपनी संसद में अपने लिए रूल बनाते हैं। तो ये यहाँ की सॉवरेनिटी का पहला एग्जाम्पल है। दूसरा है समाजवाद, मतलब इसको हम कहते हैं सोशलिस्ट। जितने भी इस देश में रिसोर्सेस हैं, उस रिसोर्सेस पे प्रत्येक नागरिक का बराबर अधिकार है। प्रत्येक नागरिक, चाहे वो कोयला हो, लोहा हो, कोई हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्स भी हो। तो वो किस सेंस में है कि जो लोग उस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं वो लोग टैक्स देते हैं। उस टैक्स से जो बाकी जनता है उनके उत्थान के लिए बहुत सारी योजनाएं भारत सरकार और राज्य सरकार है। उसी फोरम को हम कहते हैं सोशलिस्ट। तीसरा शब्द लिखा हुआ पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर। और सेक्युलरिटी इस देश के जो हमारा फंडामेंटल राइट्स का 25 से लेकर 28 तक का आर्टिकल है, क्लियरली मेंशन है। प्रत्येक व्यक्ति को ये सारे सेक्युलर रखने के लिए भी जितने भी धर्म है सबको प्रोटेक्ट करने का जिम्मा सरकार के ऊपर दिया हुआ, स्टेट के ऊपर दिया हुआ। कोई भी दूसरा धर्म दूसरे धर्म को दबा नहीं सकता, दैट इज सेक्युलर। और उसका जिम्मा स्टेट मतलब भारत सरकार, राज्य सरकार को और हम लोग जो के प्रतिनिधि हैं उनको दिया। चौथा जो वर्ड है लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक, वो तो आप देखते ही हैं। यहाँ पे तीनों जो हमारे स्तर हैं, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो या पंचायती राज हो, सब जगह ओपन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के माध्यम से आप प्रतिनिधि चुनते हैं। उसके बाद अगर आप ये तो वो हमारे देश का खाका कि हम कैसे अपने देश को चाहते हैं, कैसा होना चाहिए। अगला जो है यहाँ के लोगों को क्या देता है, सबसे पहला है न्याय। किस तरीके की न्याय है? साफ साफ लिखा हुआ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो सामाजिक में होगा कि सबको बराबर अधिकार मिले, जिसको नहीं मिलता है वो अपना क्लेम कोर्ट में कर सकता है। आर्थिक न्याय,
आर्थिक न्याय स्पष्ट शब्दों में हमें एक तरह से नहीं मिलता है, लेकिन जो फ्री राशन आपको मिलता है, किसी भी प्रकार का सब्सिडी आपको मिलता है, वो आर्थिक न्याय है। क्योंकि इस देश का जो संसद में पूरे कह रहा हूं, क्योंकि सोशलिस्ट जो वर्ड है वो भी इसी से रिलेटेड है। आर्थिक न्याय नहीं मिलेगा तो हम रियल में सोशलिस्ट नहीं हो सकते। तो हमें आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं भारत सरकार और राज्य सरकार से। तीसरा हुआ राजनीति, तो आपको मिलता ही है, एवरीबडी है राइट टू वोट, राइट टू इलेक्ट, और खड़ा होने का भी आपको अधिकार है किसी भी चुनाव में। कोई आप पे पाबंदी नहीं है किसी पे भी। केवल कुछ राज्य सरकारों ने पंचायत इलेक्शन में जरूर कहा है कि 2 बच्चे से ज्यादा होगा तो हम नहीं करेंगे। दैट इज एक पॉलिसी जो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, वो एक डिफरेंट मैटर है। परंतु जो लोकसभा और विधानसभा, क्योंकि बहुत लोगों ने मैटर उठाया था, राजस्थान में बहुत ज्यादा इसकी बात हुई थी कि जब पंचायत में जो खड़ा हो रहा है उस पर आपने लगा दिया कि साहब इतना 10th पास होना चाहिए और 2 बच्चे होने चाहिए, तो ये लोकसभा और लोकसभा और विधानसभा में क्यों नहीं? क्योंकि उसमें ये आगे आता है राजनीतिक न्याय। फिर आप राजनीतिक न्याय नहीं कर पाएंगे अगर किसी भी प्रकार का पाबंदी आपने चुनाव लड़ने पर लगा दिया, तो आप राजनीतिक न्याय उस देश में स्थापित नहीं कर सकते। अगला आपका देखिए स्वतंत्रता, आपको किस किस चीज की फ्रीडम है, साफ साफ लिखा हुआ है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, इन सभी की आपको फ्रीडम है। आप सब एंजॉय करते हैं, आप अपना जो भी रिलीजन है, जिस प्रकार आप अपने रिलीजन को मनाते हैं उसकी भी आपको स्वतंत्रता है, आपको बोलने की स्वतंत्रता है, बस मर्यादा में आप रहें। ये आपसे आशा की जाती है देश के प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते। सिविलाइज्ड सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, तो एक जो भी आपको राइट दिया जाता है, जो भी आपको फ्रीडम दी जाती है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ही एक वर्ड लिखा हुआ है, दैट इज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का कहीं कोई डेफिनेशन नहीं है। सिविलाइज सोसाइटी में माना गया है कि आप सिविलाइज्ड बिहेव करेंगे, आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे दी। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी व्यक्ति को आप गाली देना शुरू करें, ये नहीं कर सकते। फिर भी ये 5 प्रकार का आपको स्वतंत्रता दिया हुआ है। और लास्ट है समता, मतलब इक्विटी। वो किस चीज के देखिए, प्रतिष्ठा और अवसर, मतलब आपको समान अवसर हर जगह दिया हुआ। आर्टिकल 14 इक्विटी का, आर्टिकल 14 संविधान का जो कहता है सबको समान अधिकार देता है। ऐसा नहीं है कि वो पुराने क्रीड या कास्ट का है तो उसको ये अधिकार नहीं दिया जाएगा, वो पुरानी कास्ट का उसको ये एक्स्ट्रा अधिकार दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि पहले ऐसा होता है, बिफोर दिस एनेक्टमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। और अंत में आपको दिया हुआ है कि हम खुद, इसमें आज भी ये लिखा हुआ है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, यहीं पे मैं आना चाहूंगा जो अभी सम्मानित अधिवक्ता आपको बता रहे थे कि देश की एकता और अखंडता और व्यक्ति की गरिमा से ही रिलेटेड है आपका देश की अखंडता और एकता। कैसे है आपने खुद देखा, आप रोड पे आके अपना रिलीजन बनाते हैं, धर्म को रोड पे ले आए हैं और फिर आप उसमें लड़ते हैं। तो ये तो मेरे हिसाब से जो संविधान में लिखा हुआ है उसका हम पालन नहीं करते। तो अगर आप संविधान निर्माता को सच में आज इस जन्म दिवस उनके हर्षोल्लास से मनाना चाहते हैं, तो आप ये गांठ मान लीजिए, इसमें जो लिखा है हमें उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए। आपको बहुत अधिकार दिए हैं, बहुत अधिकार दिए, लेकिन कुछ चीजें जिनका आपको सम्मान भी करना चाहिए। व्यक्ति की गरिमा, आप किसी भी तरीके से किसी अन्य व्यक्ति के धर्म, उसके विश्वास को ठेस नहीं पहुंचा सकते, जैसे हमारे शहर में हुआ, वो नहीं हो। और यही सारे छोटे छोटे मैटर्स इस देश की एकता और अखंडता को चोट पहुंचाते हैं। तो हमें पुनः ये सोचना होगा कि हम कहां और किस ओर जा रहे हैं। यहाँ हुआ, बिहार में हुआ, वेस्ट बंगाल में हुआ, और हमारे होने के बाद में जमशेदपुर, कदमा, वहां पे हुआ। क्यों ऐसा हो रहा है? मैं यूपीएससी की तैयारी करता था, तब ये सब के लिए वर्ड यूज करता था, और मैं आज भी वो सोचता हूँ वो मेरा वर्ड आज भी मान्य है, क्योंकि हम लोग के बीच में ट्रस्ट डेफिशिट आ जाता है। हम साथ रहते हैं 24 घंटा, उस दुकान
किसी अन्य धर्म के व्यक्ति की दुकान से आप सामान ले आते हैं, वहां विश्वास करते हैं कि इसमें कुछ नहीं होगा, खा लेते हैं। कपड़ा है तो पहन लेते हैं आप, कोई औजार है यूज करने का वो ले आते हैं, आप यूज कर लेते हैं, वहां तो आपके पास ट्रस्ट है। लेकिन जब ऐसी धार्मिक कोई रैली होती है, वहां पे आपका वो ट्रस्ट एकदम से खत्म हो जाता है। यू ऑल्सो स्टार्टेड बिहेव लाइक ए क्राउड। तो क्राउड का कभी कोई शकल नहीं होता, ना धर्म होता है, ना उसका कोई क्लास होता है। क्राउड का कभी कोई फेस नहीं है। वो किसी भी धर्म, किसी का बना लीजिए आप, उसका कोई रिलीजन, कोई कास्ट, कोई क्रीड नहीं है। और क्राउड बिहेवियर और इंडिविजुअल बिहेवियर में बहुत अंतर है। आप बुद्ध जन है, आप समझते हैं इस बात को। क्राउड बिहेवियर, अगर आप बैठिएगा तो आप क्या बात करते हैं, नहीं लड़कियों को ऐसे नहीं कपड़े पहनने चाहिए, फलाना नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअल पे आप आते हैं तो आपकी बेटी अपनी अगर कहती है नहीं मुझे स्कर्ट पहनना, आप मना करते हैं, नहीं करते। लेकिन उसी में अगर आप क्राउड बिहेवियर में जाते हैं, ऐसा नहीं होना। ये ड्यूअलिस्टिक जो हम लोग सोचते हैं, यही हमारी समस्या का जड़ है। तो हमें उस ट्रस्ट डेफिसिट को मिटाना। वो भी वैसा ही खाना खाता है, वैसे वो भी वैसा ही पहनावा पहनता है, हम भी वैसा ही पहनते हैं, आप भी ऐसा करते हैं। क्यों आप ऐसा सोचते हैं? तो क्यों हमारा ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो गिरता जाता है? और यही आपके इस देश की एकता और अखंडता को छोड़ जाता है। बात राजकुमार, कृति कुमारी, राधिका कुमारी, रोशनी कुमारी, इधर देखो बाबू, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को बैठक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आप समर्पित करते हैं। जय हिंद। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। दे भी सकते, फिर हो जाएगा, है ना।